वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा तुम लोग बोल रहे थे कि सर मुझे कुछ फिजिक्स में टिप्स चाहिए, यानी पढ़ने के लिए। फिजिक्स में बहुत सारा है, तो मैंने फिर ये सोचा ऐसा करते हैं, इसको नीट से शुरुआत करते हैं। पहले नीट का करेंगे, उसके बाद जेई मेंस का करेंगे और फिर करेंगे जेई एडवांस का। लेकिन इसमें मैंने ये देखा है कि 2-3 साल का करने से ट्रेंड का कुछ खास पिक्चर क्लियर होता है, पर उतना नहीं होता। तो मैंने इसमें क्या किया है, लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन का एक डेटा शीट बनाया। क्योंकि बच्चों के दो डाउट है। जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि सर नीट में अगर मुझे 170 प्लस जाना है तो मैं क्या करूं, सबसे ज्यादा क्या पढूं। तो उसमें जल्दी हम बोल देते हैं कि मैकेनिक सबसे ज्यादा आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी आता है। पर इससे सोल्यूशन नहीं बनता। अब मैकेनिक्स में तो बहुत सारे चैप्टर हैं। अब मान लीजिए कोई लॉज ऑफ मोशन ले लिया, उस लॉज ऑफ मोशन में भी बहुत सारे टॉपिक हैं। अब उस टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक हैं, तो सारा पढ़ने में बात तो वही हो गई। तो मैंने कोशिश की है कि इसको इस तरीके से बनाया जाए। जैसे आज मैं 11th फिजिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट 15 ईयर से। अगले पार्ट में मैं 12th वाला पोर्शन करूंगा। थर्ड पार्ट में कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन निकालूंगा, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि नीट में बेसिकली फोकस हमें करना किन पॉइंट्स पर होता है। जैसे 11th में मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। ये 11th का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने सिर्फ मैकेनिक्स को लिया है। अब अगर हम लोग इसकी वन बाय वन बात करें तो बहुत अच्छे से देखना है, इधर उधर की कोई बात नहीं है। सिंपल और टू द पॉइंट बात होगी कि क्वेश्चंस कैसे हम पिक करें। जैसे मैंने यहाँ पे मैकेनिक्स बोला, ये मैकेनिक्स लिखा हुआ है। हम सारे लोग जानते हैं कि मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज होता है, 27.55% इसका टोटल वेटेज है लास्ट 15 ईयर्स के एग्जाम का। अब इसमें मैंने देखा कि लास्ट 15 ईयर्स में जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था, टोटल 211 क्वेश्चंस, यानी पहले क्वेश्चन 55 भी आते थे, फिर 45 आने लगे। मैं उन चीजों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि 15 साल में मैकेनिक से टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए नीट में। क्योंकि इम्पोर्टेंस कैसे जानेंगे, वो तो पुराने पेपर ही निकालेंगे। तो पहले हो रहा था वो आगे भी होगा, उसी ट्रेंड पर होगा। टोटल क्वेश्चन इसमें आए 211। फिर मैंने ये देखा कि इनका परसेंटेज ऑफ वेटेज क्या है, तो 27.55 हो गया। फिर मैंने ये देखा कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ईयर कितने हैं, यानी हर साल कितने क्वेश्चंस इस मैकेनिक से आते हैं। तो मुझे पता चला 14.07, यानी हर साल 14, 15, 13, 12, 14 के बीच में क्वेश्चंस मैकेनिक से आएंगे। सोचो, नीट के पेपर में 45 क्वेश्चन पेपर में से आपको 12 और 10 क्वेश्चन से मैकेनिक से मिलने वाले हैं। अब दिक्कत यह है कि अब ये 14 क्वेश्चंस अगर मैं पॉकेट में रखना चाहूँ तो मैकेनिक्स को कैसे एनालाइज करूँ। तो मैंने फिर उसको क्या किया, चैप्टर वाइज किया। यूनिट एंड मेजरमेंट, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब किसी बच्चे को बोलो कि आप यूनिट डायमेंशन पढ़ो, तो अब उसका ये है कि टोटल कितना क्वेश्चन आया सर अभी तक पूरी हिस्ट्री में। तो पता लगा उसे 19 क्वेश्चन पूछे गए अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए मैं 100% नहीं बोलता हूँ। बट ये पुराने पेपर का एनालिसिस है, 19। अब उसका वेटेज क्या था, 2.48। उसमें से हर साल कितना आया, तो पता लगा 1.27, यानी एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। अब ये एक क्वेश्चन अगर मैं पॉकेट में रखूं तो वो कहाँ से आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो पता लगा इसमें 3 पोर्शन है मेजर। पहला है एरर एंड मेजरमेंट, दूसरा है यूनिट और थर्ड है एप्लीकेशन। तो अगर इसके एनालिसिस पे जाओगे तो तुम ये देखोगे कि डायमेंशनल फॉर्मूले में 14 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये, और यूनिट से सिर्फ 2, और एरर एंड इंस्ट्रूमेंट पे जा रहे हैं 3। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वेटेज इसमें 3 का हो गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफिकल बेस्ड, रिलेटिव मोशन बेस्ड। बच्चे ग्राफ से डरते भी है नीट में, खासकर नीट वाले। तो अगर मैं इन सारे पोर्शन को देखूं तो डिफरेंशिएशन से बेस्ड क्वेश्चन 7 आए, इंटीग्रेशन से बेस्ड सिर्फ एक पूछा गया, ग्राफिकल से सिर्फ 2 आए, और रिलेटिव मोशन से सिर्फ 2 आए। मतलब ये साफ है। और ऊपर लिखा है काइनेमेटिक्स से 9। काइनेमेटिक्स मतलब वो v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड आए, यानी जो 3 इक्वेशंस पढ़ते हो तो उसमें यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड अच्छे से करना है। उसके बाद हमें ध्यान देना है, यानी तीनों इक्वेशंस के क्वेश्चन कर लो,
फिर ये देखो कि उसके बाद जो डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो रहे हैं उनका वेटेज काफी अच्छा है, 7 क्वेश्चन यहाँ पे पड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि काइनेमेटिक्स में मुझे इक्वेशंस पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा, फिर डिफरेंशिएशन से बेस क्वेश्चन पे जाना है, फिर ग्राफ पे जाना है। रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ लगता है बट उतना नहीं है। क्लियर हुआ? अब जैसे मैं आया मोशन इन प्लेन पे, मोशन इन प्लेन में अभी तक 15 साल में 33 क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ से इसका जो वेटेज है वो 4.31% है। अब इसमें 2.20 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं लगभग, यानी 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, हो सकता है 3 भी आ जाए। अब ये 3 आएंगे किससे, या ये तो कोई भी नहीं जानता, पर अभी तक आए किससे हैं वो जान सकते हो। वेक्टर एडिशन मैंने पहला पार्ट लिया, इसमें देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे गए, यानी ये हमारे लिए बहुत टफ भी नहीं है और स्कोरिंग भी है, तो इसको हमें कैच करना है। आगे हम देख रहे हैं रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन, जिसमें रिवर बोट आने लगती है, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए फिर से। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से 8 क्वेश्चन आए, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उससे 6 क्वेश्चन पूछे गए, सर्कुलर मोशन से 7 आए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिससे देखो 10 आ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन भी अच्छा है, सर्कुलर मोशन भी अच्छा है, पर रिलेटिव का एज कम्पेयर टू उतना ज्यादा नहीं है, तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जैसे हम लॉज ऑफ मोशन पे जाएं, तो लॉज ऑफ मोशन में 15 ईयर्स में जो 2019-18 से पहले तक का रहा उसमें 26 क्वेश्चन आए, क्योंकि जो लास्ट ईयर आया उसका हूबहू तो नहीं आएगा, थोड़ा पीछे से ही जाना होगा, तो टोटल क्वेश्चन आए 26। अब इसमें से जो वेटेज है वो 3.39%, यानी यू कैन अंडरस्टैंड कि 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है 4 भी आ जाए। अब आते हैं, हमने मान लिया 1.73 का एवरी ईयर वेटेज भी है, पर इसमें लॉज ऑफ मोशन में हमें कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो हमारी डायरी बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। अब उसमें देखो पूरी लिस्ट को अगर एनालाइज करो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो तुम्हें दिखाई देंगे लॉज ऑफ मोशन में, वो फ्रिक्शन से दिखाई दे रहे हैं। ये देखो 7 क्वेश्चन फ्रिक्शन से हैं और कनेक्टेड इसके बाद ऊपर 4 है, यानी कि लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करो। मैंने अभी लास्ट में इसमें वीडियोस भी अपलोड किए, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन पे ही किए। तो लॉज ऑफ मोशन में 7 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। देखिए आगे अगर मैं देखूं नॉर्मल एंड टेंशन से तो 2 है, फोर्स एंड मोमेंटम से देखूं तो 8 है, यानी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसमें एफ डी पी ऊपर डी टी लिखते हो, इनिशियल मोमेंटम प्लस फोर्स इनटू डेल्टा टी और चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लॉज ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के लिए। इसकी देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है, ये आ गया, 8 क्वेश्चन आए इसमें से, और फ्रिक्शन में आए, उसके बाद दो 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 करके आए। गलती कहाँ होती है बच्चा की, जेई मेंस का भी एग्जाम होता है और इंजीनियरिंग का भी एग्जाम होता है, ज्यादातर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन के चक्कर में उन सारी चीजों में टाइम किल करते रहते हैं, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है, बट जब नीट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो देखने में अच्छी है, करने में अच्छी है, डायग्राम बड़े हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। तो हमें ये देख लॉज ऑफ मोशन से क्लियर कट मैसेज आ गया कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से ग्राफ बनाना हो, या उसके मोमेंटम के क्वेश्चंस करने हो, क्रिकेट बॉल का हिट करने वाला हो, बॉल का नीचे गिर के ऊपर जाना हो, या फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, लॉज ऑफ मोशन टर्न हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत सारे ट्रेंड पे नहीं जाना है, क्योंकि जेई मेंस का तरीका अलग है, एडवांस का तरीका अलग है, और नीट में पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसी टाइप से जब हम वर्क एनर्जी पावर की मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि 39 टोटल क्वेश्चंस 15 ईयर्स में मुझे मिले। फिर मैंने उसको क्लासिफाइड किया, तो ये देखा कि 2.60, यानी मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चंस के बीच में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का वेटेज नीट में मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने ये देखना चाहा कि उस वर्क एनर्जी पावर में वो कौन से सब टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था। तो जब मैं उसके पास गया तो देखा इसमें मैंने सबसे ज्यादा वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में ये दिखाई दे रहा है। इसमें आप ध्यान से देखो तो हाईएस्ट मिलेगा एक्सप्लोजन पर। ये एक्सप्लोजन क्या है, तुमने देखा होगा कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बॉडी नीचे थी, बॉल नीचे थी, हवा में गई, स्प्लिट हो गई,
एक पार्ट परपेंडिकुलर गया, दूसरा वापस आया, तीसरा कहीं और गया, एनर्जी बताओ, टाइम बताओ। ये सबसे ज़्यादा मैंने देखा 15 साल में सबसे ज़्यादा इसी पर आ रहे थे। यानी कहीं न कहीं ये जो कंज़र्वेशन वाला फंडा है, आइसोलेटरी सिस्टम बना के सॉल्व करने वाला है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना आ रहा है। इसी टाइप से कनेक्टेड ये यहाँ पर अगर मैं वर्क एनर्जी की बात करूँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी काफ़ी अच्छी है। इसमें 6 क्वेश्चन 15 साल में मुझे दिखाई दिए। यहाँ पे एक्सप्लोजन पे सबसे ज़्यादा दिखाई दिए, कंज़र्वेशन और मैकेनिकल पे उतने ज़्यादा नहीं दिखे। वर्टिकल सर्कल में 5 क्वेश्चन आए, सोचो, एक छोटा-सा टॉपिक, जिसमें अगर हम एक बार कंप्लीटली ड्राइव करें तो 5 मिनट में क्लियर हो जाता है, 5 क्वेश्चन उससे आए। मतलब वर्क एनर्जी का एक आइडिया हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें ध्यान से देखूँ, वर्क एनर्जी में कि यहाँ पे कहीं कोलिजन का कोई रोल दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, तो कोलिजन अभी आगे आएगा, यहाँ पे भी देखो नहीं है। अब इसके बाद कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ अगर हम ध्यान दें तो 6 क्वेश्चन है, उतने ज़्यादा नहीं है जितना हम टाइम दे देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेस्ड आ जाता है, पर उसपे हम बहुत आगे चले जाते हैं। वो फिजिक्स के लिए अच्छा है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जेईई मेंस के लिए अच्छा है, पर नीट के लिए नहीं है। नीट की वो टू दी पॉइंट तैयारी करनी है, टाइम कम होता है, क्वेश्चंस नीट में ज़्यादा होते हैं, हमेशा माइंड में रखो। जेईई मेंस में 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 45 होते हैं, तो ईज़ी तो आएँगे ही आएँगे, ये तो क्लियर है क्योंकि टाइम ही उतना नहीं है। फिर मैंने ये देखा कि रोटेशनल मोशन का फोबिया रहता है, ज़रा इसको ऑब्ज़र्व किया जाए। तो मैंने ये देखा कि 46 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से पूछे गए और उस रोट इसका मतलब ये कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और इसमें ये एवरेज इसका देख रहे थे कि 3.07 है, यानी हर साल 3 आने ही आने हैं, हो सकता है 4 भी आ जाएँ। तो अब ये आते किससे हैं? रोटेशनल मोशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें जब मैंने देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। 12 क्वेश्चन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एंगुलर मोमेंटम और कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से मिले। यानी अगर मैं एक लाइन में बोलूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोटेशनल मोशन में नीट के लिए क्या है, तो वो है एंगुलर मोमेंटम और कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको तो रट डालो, इसको तो बहुत ज़्यादा करो। उसके बाद इसमें ध्यान से देखो फिर जो 10 क्वेश्चन मिलते हैं पुराने, उसमें सिंपल क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए वर्क डन बाय टॉर्क, यानी W इक्वल टॉर्क डी थीटा पर। टॉर्क लगाना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बहुत टफ नहीं थे। तो ये दोनों चीजें अगर तुम्हें अच्छे से आती हैं तो देखो इसके 10 इधर से और 12 उधर से 22 क्वेश्चंस का तुम्हारा एक ह्यूज पैकेज बन के रेडी होता है। उसके बाद अगर इस पे नजर डालोगे तो रोलिंग से रिलेटेड 8 क्वेश्चन आए 15 साल में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी 8 आए। यानी अगर पूरा इसका सिस्टम निकालो तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम आएगा, उस पे हमें ध्यान देना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर टॉर्क में वर्क डन आएगा, फिर रोलिंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेटेज सेम रहेगा, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेशली रेडियस ऑफ जायरेशन बेस्ड भी थे। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दी। कंफर्म सॉलिड बॉडी जिसमें लीनियर मास डेंसिटी का ज्यादा रोल कहीं दिखा ही नहीं, तो हम नीट के लिए क्यों पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब इस एनालिसिस को डालने का मतलब ये है कि ऐसे मत सुनो कि मैकेनिक्स इतने परसेंट, मैकेनिक्स के चैप्टर पे जाओ, चैप्टर से नहीं, चैप्टर के सब टॉपिक पे जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी देखो जैसा मैंने बोला है, आज 11th की फिजिक्स का मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। उससे तुम उसके डायरी में एक नोट्स बनाओगे, देखोगे और नोट्स बनाओगे कि मुझे प्रायोरिटी मेरी ये है, इसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं दूसरे सेक्शन पर जाऊंगा। अगर इसकी प्रायोरिटी के बेस पे जाओगे तो 120 130 के बीच में आसानी से ला सकते हो, और अगर टाइम फिर बचेगा तो अदर चीजों पे जाओगे। लास्ट जब जब मैं लास्ट वाला सेशन करूंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक है जो इजी है बट इम्पोर्टेंट है, कौन सा वो टॉपिक है जो डिफिकल्ट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, और कौन सा वो टॉपिक है जो डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे मैंने इस पूरे एनालिसिस को थ्री फोर पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि इस टाइप में टाइम लगता है। तो आज 11th का करेंगे और उसके बाद फिर करेंगे आगे। तो अब इसमें जैसे 11th की हम अगली वाली अगर स्लाइड पर देखें तो यहाँ देखो, अब ये वाला जो पोर्शन तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें अच्छे से ध्यान से देखो। पहला चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें जैसे ये आता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, अब इस चैप्टर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है और तुम लोगों ने भी सुना होगा, जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें इलास्टिसिटी में बहुत सारे इलास्टिक कांस्टेंट आते हैं, उसके बाद ओरिजिनल कांस्टेंट आ जाता है, पॉइसंस रेशियो वगैरह याद करने को आते हैं,
फिर आपका प्रेशर शुरू होता है, फिर डेंसिटी है, फिर कंटिन्यूटी है, बर्नौली इक्वेशन है, फ्लक्स वेलोसिटी है, सरफेस टेंशन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है सॉलिड्स एंड फ्लूइड। पर क्या हमारे नीट के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना कंटेंट इसमें भरा हुआ है? तो 15 साल की अगर हम बात करें, लास्ट 15 साल में इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए? 15। यानी इतनी पूरी यूनिट को जब हम पढ़ेंगे और ये मेरा काफी टाइम लेगा, तो एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और उसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मैंने देखा पूरे एनालिसिस में। और इसमें एवरेज देखिए 1 का है। फिर मैंने देखा कि इसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा था, तो टफ मुझे नहीं दिखाई दिया। दूसरा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स को जब अलग देखा तो उसमें 6 क्वेश्चन आए थे, और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में जब मैंने देखा तो 9 क्वेश्चन आए थे। अब उसमें से देखिए सॉलिड्स का वेटेज 0.78% रह गया, यानी एक आएगा भी कि नहीं आएगा उसका कोई श्योरिटी नहीं है। बट फ्लूइड से एक आने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई इसमें थी। और अब जब मैं इसमें ये आगे बढ़ा कि ये इतना बड़ा यूनिट है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए जैसे सॉलिड बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है, फ्लूइड बहुत अच्छा माना जाता है, पर नीट में वो चीज दिखाई नहीं दे रही। अब यहाँ पर देखो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होते हैं, उसमें से 15 साल में 6 क्वेश्चन पूछे गए। जब हाइड्रोस्टैटिक्स पर गए तो 6 आए। हाइड्रोडायनेमिक्स, यानी ये जो लिक्विड का फ्लो होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है, उससे रिलेटेड देखा तो 3 मिले। कंड अब यहाँ पर देखिए ये 6, 6, 3, तो देखा जाए तो इसके पूरे उसमें हाइड्रोडायनेमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नजर नहीं आए। इसी टाइप से ऊपर जो चैप्टर देखो, ग्रेविटेशन एक पड़ा हुआ है। ग्रेविटेशन को अगर तुम देखो तो इसमें 1.80 का परसेंटेज है हर साल आने का। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसका अच्छा होता है उसको ये गति में मिल जाता है। उसमें अब मैंने ये देखा कि ग्रेविटेशन में तो बहुत सारा पढ़ा जाता है, वो कौन सा पोर्शन है जिसपे ज्यादा बच्चे फोकस करें मैं बता पाऊँ। तो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक दिया ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, तीसरा केपलर्स लॉ, फिर सैटेलाइट, फिर स्केप स्पीड। ये 4 पोर्शन मैंने निकाले। जब इनको एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए वो फोर्स और फील्ड पे पूछे गए। इससे हम तैयारी कैसे करें? जब हम कूलाम्स लॉ पढ़ते हैं 12th में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, सेम मेथड से हम ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स भी करते हैं। फर्क ये है कि उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है, ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। लेकिन इसमें वेटेज कितना है? 8 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। नंबर 2 पर आ रहा है सैटेलाइट, और नंबर 3 पर इसमें आता है स्केप। तो कहने का मतलब स्केप भी सैटेलाइट का ही एक पार्ट है। तो इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना चाहिए? सबसे ज्यादा फोर्स निकालना आना चाहिए, और उसके बाद सैटेलाइट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि स्केप स्पीड और सैटेलाइट अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो 11 क्वेश्चन होते हैं, और ये दोनों सैटेलाइट पोर्शन से ही आते हैं। स्केप बेस्ड 5, सैटेलाइट 3। कैलकुलस लॉ में ज्यादातर क्वेश्चन मुझे थर्ड लॉ और सेकंड लॉ पे दिखाई दिए, ज्यादा नहीं थे, वो 6 क्वेश्चन थे। तो इस टाइप से हमें हर चैप्टर का एक प्रायोरिटी मिलती गई। सॉलिड्स का भी हमने देख लिया कि ये चैप्टर जितना बड़ा है, जितना टाइम लेता है, उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है नहीं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या बन जाएगी वो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। खुद डायरी लेके बैठना और अच्छे से देखना कि पढ़ना कैसे है। ठीक है। अब जैसे मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ, काफी अच्छा टॉपिक है, बड़ा भी है, इसमें थर्मल प्रॉपर्टी भी है, केटीजी भी है, थर्मोडायनेमिक्स भी है, कंडक्शन भी है। तो जब मैंने इसको 15 साल में देखा तो काफी अच्छी रिजल्ट आई। 66 क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर्स में इसमें दिखाई दिए। तो जब मैंने वेटेज निकाला इसका तो बहुत अच्छा आया, 8.62%। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस यूनिट से, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, हर साल मिनिमम 4 क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए, कहीं कहीं तो 5 भी आए थे, यानी सम टाइम 5 और 4। अब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं ये देखूं ये 5 क्वेश्चन आ किधर से रहे थे, क्योंकि नीट और जे बुक्स जो मार्केट में है, क्वेश्चन है, उसमें अक्सर क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरी मिक्स हो जाती है। पर हमें उसमें से क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यू आर नॉट गोइंग टू रिसर्च द फिजिक्स, यू आर गोइंग टू स्टडी द फिजिक्स फॉर ओनली नीट। अपने नीट पर फोकस करो। फिजिक्स कितना बड़ा है, कितना अच्छा लेवल कर लेते हो, कितना तुम्हें आता है, वो मैटर नहीं करता। एग्जाम में जो आने वाला है, टू द टारगेट, जिसको लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, रात दिन पढ़ने से नहीं, प्लानिंग और स्मार्ट तरीके से। तो स्मार्ट तरीका क्या है? अब इसमें थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ध्यान से देखो। तो 15 साल में जो क्वेश्चन का नंबर है, थर्मल प्रॉपर्टी 26, थर्मोडायनेमिक्स 29, केटीजी 11।
यानी अगर मैं कहीं देखूं तो थर्मोडायनेमिक्स नंबर 1 हो जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नंबर 2 हो जाता है और काइनेटिक थ्योरी नंबर 3rd पर आता है। अब मुझे और आगे जानना था कि थर्मल प्रॉपर्टी में बहुत सारे टॉपिक है, मेजरमेंट, टेम्परेचर, ये रूल वो रूल, कैलोरीमेट्री, बहुत कुछ है और देखते हैं बुकें इसमें भरी पड़ी हैं। तो इसको जब मैं आगे बढ़ के मैंने देखा तो मैंने उसमें ये देखा कि जब इसको डिवाइड किया मैंने हीट कंडक्शन में, रेडिएशन में और कैलोरीमेट्री में, तो उसमें ये देखा कि जो कंडक्शन था के वाला, उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन नजर आए और रेडिएशन से मुझे 15 क्वेश्चन नजर आए। अब सोचो, हीट कंडक्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा 12th में है, पर ये देखने में बहुत अच्छा है, पर नीट में इसमें क्वेश्चन 6 है, लेकिन अगर तुम इंजीनियरिंग वाले में जाओगे तो क्वेश्चन भरे पड़े होंगे। तो जब बुक लेते हैं तो उसमें इसके क्वेश्चन हमें बहुत दिखाई देते हैं, हम उसी में अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर हमारे नीट में क्या हो रहा है वैसा नहीं है। तो इसमें देखो कंडक्शन में सबसे ज्यादा, यहाँ पर कंडक्शन में 6 आ रहे हैं। अब देखो रेडिएशन में तो कमाल हो गया 15, इसमें जैसे स्टीफन लॉ है, बहुत ई टू दी पावर पढ़ा होगा, ई टू दी इक्वल सिग्मा इंटू टी टू पावर 4, इस टाइप के रूल, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। ज्यादातर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन मेथड और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे मुझे दिखाई दिए। रेडिएशन वाले पार्ट से 15, यानी अगर थर्मल प्रॉपर्टी और मैटर में सबसे ज्यादा कहीं टाइम देना है तो कहाँ देना है, रेडिएशन पे देना है। सबसे पहले रेडिएशन अच्छा करो, जब रेडिएशन वाला टॉपिक तुम्हारा अच्छा हो जाए फिर कंडक्शन पे जाना है। और ये देखिए थर्मल एक्सपेंशन का रोल नीट में बहुत कम है, यानी सिर्फ 2 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं और हेड यहाँ पर सबसे ज्यादा रेडिएशन और पे ध्यान देना है, उसके बाद इसी ऑर्डर में जाना है, ठीक है। और इसके बाद अगर थर्मोडायनेमिक्स में जाएं तो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैरनॉट इंजन, तो आधे घंटे में तैयार हो जाता है और हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कैरनॉट इंजन से हर साल कुछ ना कुछ आता है। अगर मैं 15 साल की बात करूं तो 10 क्वेश्चन कैरनॉट से हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से 9 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी पीवी डायग्राम, स्पेशली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम है, यानी प्रेशर उधर वॉल्यूम उधर, ज्यादा टिपिकल ग्राफ भी मुझे नजर नहीं आए, तो उस पर बेस मुझे 10 क्वेश्चन नजर आए। यानी इस थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों को पीवी डायग्राम अच्छे से करना चाहिए, ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं हो रही थी उसमें, थोड़े से वेरिएशन दिखाई दिए पर ज्यादातर पीवी में दिखा। कैरनोट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो इन दोनों चीजों पे अच्छे से ध्यान देना है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दिए, या फिर इंटरनल एनर्जी सीपी सीबी और आर, इस पर, और उसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और पता नहीं क्या क्या हम लोग पढ़ते रहते हैं। और 15 साल में क्या हो रहा था, इंटरनल एनर्जी के बाद सीपी बेस्ड, सीबी बेस्ड, बस इस पे मुझे दिखाई दिया। अब जैसे ये आता है इसका वेव एंड ऑसिलेशन, इसमें 57 क्वेश्चन 15 साल में आए, हर साल आने का रेशियो है 3.80, यानी मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। अब वेव और ऑसिलेशन में जब इसको देखिए पार्ट वाइज डिवाइड करो तो एसएचएम काफी बड़ा है, ध्यान से देखो, एसएचएम जो एनर्जी इसमें हम सॉल्व करते हैं उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, ओनली 2, ध्यान रखना। लेकिन जब एसएचएम की सिचुएशन की बात की गई कि एसएचएम होगा नहीं होगा, यानी जनरल इंफॉर्मेटिव, तो 9 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, फेज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे 12 है। तो एसएचएम में हम लोग टाइम कहाँ सबसे ज्यादा देते हैं, सबसे ज्यादा टाइम देते हैं टाइम पीरियड निकालने में। स्प्रिंग बनाते रहते हैं 10 10 15 15, ये ब्लॉक वो ब्लॉक, यहाँ ऑसिलेशन, बेटा ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड इज अ वेरी गुड टॉपिक इन फिजिक्स, बट फॉर इंजीनियरिंग नॉट फॉर नीट। ये डिफ्रेंशिएशन तुम्हें करना है, अपने को बचाना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में बुक देखते हो कुछ लाइन से लगे होते हैं टाइम पीरियड पर। अगर अपने 15 साल के एनालिसिस पे मैं जाऊं तो एसएचएम मुझे बहुत खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। और उसमें भी अगर जो भी इंपॉर्टेंस इसकी है उसमें एक ही टॉपिक है जो पूरे का पूरा वेटेज लेके जा रहा है, और वो है फेज कैलकुलेशन कैसे करोगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, उसका एक्सलेशन कैसे निकालोगे। लेकिन टाइम पीरियड के क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिए। जब मैं वेव मोशन पर गया तो वेव मोशन में मैंने देखा कि इसमें वेव की इक्वेशन और उसके प्रॉपर्टी क्या है उस पर दिखाई दिया, सुपरपोजिशन पर था, सुपरपोजिशन इंटरफ्रेंस पर मुझे क्वेश्चन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, मुझे एक मिला। और उसके बाद जो स्टेशनरी वेव है, स्टैंडिंग वेव है, उस पर हर साल मुझे कुछ ना कुछ अल्टरनेट दिखाई देता रहा। तो पूरा एनालिसिस जब मैंने देखा
तो उसमें ये देखा कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे वो एक तो यहाँ पर बीट पे नजर आए 8, सुपर पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग वेव पर दिखाई दिए 9, और यहाँ पर देखो कहीं डॉपलर इफेक्ट सबसे ऊपर है जिस पर 7 क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडिंग वेव। अगर आपका स्टैंडिंग वेव अच्छा है तो बीट्स अच्छा हो जाएगा, और इस डॉपलर इफेक्ट आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेता। तो वेव मोशन अच्छा करना है तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट को बढ़िया करो, स्टैंडिंग वेव को अच्छा करो, और बीट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करो जिसमें हार्मोनिक्स और नोड और एंटी नोड आते हैं। तो ये था हमारा 11th का एनालिसिस। इसमें हमने ये देखा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम सबसे पहले यूनिट देखते हैं, यूनिट के बाद चैप्टर देखते हैं, चैप्टर के बाद सब टॉपिक देखते हैं, सब टॉपिक के बाद हम क्वेश्चंस का लेवल भी देखते हैं कि एक वही एसएचएम कोई भी चैप्टर, जैसे हम सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट इंजीनियरिंग के लिए मेडिकल में जब भी देखोगे सेंटर ऑफ मास का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देगा। लास्ट जब मैं सेकंड पार्ट में 12th को डिस्कस करूंगा, थर्ड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि इस पूरे फिजिक्स की एनालिसिस में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत डिफिकल्ट है पर इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं, और बहुत इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर पूरा निकल के आएगा। क्योंकि अभी जो मैंने एनालिसिस किया है ये इसके लिए किया है कि आप 150 पे कैसे जाओगे। ठीक है, तो अब इसका जो सेकंड पार्ट अपलोड होगा वो होगा 12th फिजिक्स का थर्ड पूरा, और उसके बाद करूंगा मैं जेई मेंस का, फिर करूंगा मैं एडवांस का। ओके, थैंक यू।